हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं जी के मान में परिवर्तन। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो निर्मा, पूजा, आकाश, शीला, आदि, अनिकेत, धनराज, चंदन, रीति, राहुल, श्रवण, प्रत्युष, निशा। चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जी के मान में परिवर्तन देख रहे थे। अर्थ के सरफेस पर हम लोगों ने जी का मान देखा था। अब हम लोग बात करेंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर भी देख लिया, अर्थ के सेंटर की तरफ जाने पर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मून पर जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पर जी का मान। तो देखिए, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो समझिएगा, थोड़ा सा लिखना है, चंद्रमा पर जी का मान अर्थ पर जी के मान का 1/6 गुना होता है, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z एट मून इज इक्वल टू z एट सरफेस ऑफ अर्थ बाई 6। ठीक है, यहां से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वी विल डिस्कस, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अब आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। यही होता है ना वेट का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर आपसे पूछा जाए मून पर वेट क्या होगा, मून पर वेट जो होगा अर्थ के वेट का कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, लेकिन क्या मास पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बताइए, क्या मास पर कोई फर्क पड़ेगा? मास यानी द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि मास जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, समान रहता है। ठीक है, अब इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं इसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इसे लिखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप पूछो, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। सॉरी, और अगर आपसे देखिए 2-3 चीजें और भी पूछ सकती हैं, पूछा जा सकता है आपसे, 2-3 चीजें और भी यहां से पूछी जा सकती है आपसे, कि फैक्चुअल, देखिए क्वेश्चन है ना, चेंज हो सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ और भी इसमें ऐड हो सकते हैं। पहले आपको सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है कि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो अर्थ पर जी के मान का कितना होता है, 1/6 गुना होता है, पहली बात। यानी कि जी एट मून जो होगा, जी एट अर्थ, अर्थ पर जो जी का मान होगा उसका 1/6 गुना होगा। तो वेट भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, अर्थ पर जो वेट है उसका 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहले से ठीक है, बेटर है, लेकिन हाँ कंप्लीटली ठीक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझो, अगर आपसे पूछे कि अर्थ जो मून पर जी का मान अर्थ पर जी के मान का कितना % होता है, आप ये बताओ 1/6 का अगर आप 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा। तो परसेंटेज में भी आपसे पूछ लेते हैं। तो मून पर जी का मान अर्थ पर जी के मान का कितना % हो जाएगा, 1/6 को आप % में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 16.6%। परसेंटेज में भी पूछ लेता है कई बार, क्वेश्चन को जस्ट घुमाने के लिए, है ना।
क्वेश्चन को बस घुमाने के लिए आपसे परसेंटेज में पूछ लेंगे, कितना हो जाता है 16.6%। और एक्चुअल वैल्यू कितना होता है जी का, वैल्यू ऑफ जी एट मून एक्चुअल कितना होगा, मून पर जो जी का मान होगा वो एक्चुअल में कितना होगा। तो आप 9.8 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.625, कितना आ जाएगा 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 1.625 मीटर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो नोट में आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर क्या आता है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आता है ना, टाइड्स जो आते हैं, है ना, ज्वार भाटा। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो अर्थ पर जो टाइड्स आते हैं, समुद्र में देख तो समुद्र की लहरों का, कई बार समुद्र की लहरें काफी ऊंची होती है, काफी तेज, एकदम ऊंचा ऊंचा समुद्र का लहर होता है ना, फिर कभी शांत हो जाता है। तो ये जो ज्वार भाटा जो होता है ना, अर्थ के ऊपर जाता है, वो किसके कारण आता है, वो जो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है ना, उसके कारण आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द रीजन ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ इज ग्रेविटेशन ऑफ मून। रीजन ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ is due to, या reason of tides on earth is gravitation of moon, है ना, बिल्कुल होती है। मून का देखो, किसमें किसी में भी अगर मास होगा ना सबा, किसी का अगर द्रव्यमान होगा तो उसमें ग्रेविटी होगी, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी, है ना। पृथ्वी के केंद्र की ओर केंद्र की ओर जी की ओर जाने से जी का मान घटता है, पिछली क्लास जाकर के देखिए राम जी, है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या। अब हम लोग आगे चलें। अरे देखो, इसको 9.8 को 6 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगा, आप करके देख लीजिएगा, है ना। तो ये सब सवाल यहां से बन सकते हैं। अब हम लोग यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, अर्थ है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अर्थ है, अब अर्थ पे क्या है, सी है, समुद्र भी है, अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां पर समुद्र भी है। और क्या होगा, यहां पर जो मून है, मून क्या करेगा, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। मून इसको भी, अर्थ के ऊपर भी एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, जैसे मून के ऊपर अर्थ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मून जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है ना, तो इसके कारण ही जो समुद्र के अंदर जो पानी है ना, उसमें उछाल आता है ऐसे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मतलब मून का गुरुत्वाकर्षण। और मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या आता है, आपका ग्रेविटेशन वगैरह आता है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी पिंड का भार मून पर, चंद्रमा पर 600 न्यूटन है, तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। सवाल कैसे कैसे बनता है देखिए, if weight of any object on moon is 600 Newton, if weight of any object is 600 Newton on moon, then what is weight of object on surface of earth? Then what is weight of object on surface of earth? यहां पर जो बच्चे 100 न्यूटन बता रहे हैं
वो याद रखिएगा बिल्कुल ही क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, क्योंकि वो शायद सिंसियर नहीं है, सवाल को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो जो भी 100 न्यूटन बता रहे हैं, थोड़ा सा सिंसियर रहा करिए क्वेश्चन को पढ़ते समय। हमेशा आपके दिमाग में जो चलता है वो चीजें सही नहीं होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और यही बच्चे एग्जाम में भी गलती करते हैं। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही आपका वहां पर रहेगा, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ही 100 न्यूटन रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर उल्टा है ना, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, वेट ऑन मून दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ अर्थ बटे 6। कितना दिया हुआ है वेट ऑन मून, 600 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा ना। तो पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा बताइए, 600 गुने 6 यानी 3600 न्यूटन होगा। कितना हो जाएगा, 3600 न्यूटन। क्लियर है पॉइंट। तो बी केयरफुल, जब भी आप सवाल को पढ़िए उस समय थोड़ा केयरफुल रहा करिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अच्छा, मून से बड़ा अर्थ है तो मून अर्थ के पास क्यों नहीं आता। बिल्कुल सही आपका जवाब, मतलब सवाल है। लेकिन मून और अर्थ के द्वारा एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है, बहुत नहीं, मतलब कम होता है, इसलिए वो एक दूसरे के मतलब पास नहीं आ जाते, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का भार अर्थ पर 360 न्यूटन है तो उसका मास यानी उसका द्रव्यमान किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। मून पर क्या होगा, और दिया हुआ है g इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको g इज इक्वल टू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी वस्तु का भार अर्थ पर 360 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान मून पर क्या होगा। g आपको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं किसका किसका उत्तर आ रहा है सही। अच्छा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग उत्तर आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सवाल दिया है यहाँ पे, है ना। कई बच्चे 6 kg बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना, कोई बात नहीं है। मान लीजिए मैं ऑप्शन दे दूं 6 kg, 360 kg, 60 kg, और मैं दे दूं एक 36 kg, ठीक। तो यहां पर जो देखिए आपको क्या मास पूछ रहा है, आप जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, ठीक। अर्थ पर वेट कितना है, 360 न्यूटन है। 360 बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू जी आपका दिया है 10, 0 0 कैंसिल हो गया, मास कितना आ गया सर, 36 kg आ गया। द्रव्यमान कितना आ गया सर, 36 kg। अब ये बताइए क्या द्रव्यमान में चेंज होता है क्या, द्रव्यमान में कोई बदलाव होता है सर, नहीं होता ना। द्रव्यमान हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अर्थ पर जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान कहां पर होगा, मून पर भी होगा ना। इस तरह अगर सही उत्तर देखें क्या हो जाएगा, 36 kg हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं ना, वो आप देखो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
कैन आई मूव? साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो या तो आपका इंटरनेट स्लो है या फिर आपका जो विज़न है वो ठीक नहीं है ना। तो या तो आप अपने इंटरनेट को सही कराएं या फिर आप अपने किसी एक सही डॉक्टर से जाकर के आंख दिखाएं, है ना। दोनों में से यही समस्या हो सकती है ना। आगे चला हम लोग। अच्छा, मैं गलत, क्या गलत बताए हैं बताइएगा थोड़ा सा श्रीमान, है ना। हाँ बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर पुराने लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का भार अर्थ पर कितना है 360 न्यूटन, तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, और आपका जी दिया है कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। वेट आपका दिया है 360 इज इक्वल टू m इंटू जी का मान कितना है 10 है, तो मास कितना आ जाएगा 36 kg आ जाएगा ना, 36 किलो आ जाएगा, है ना। अब आप जानते हो कि मास जो है ना कभी चेंज ही नहीं होता है, तो यानी कि अर्थ पर जो आपका द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान कहां पर होगा, चंद्रमा पर होगा। आप शुक्र पर पहुंच जाओ, आप मंगल पर पहुंच जाओ, किसी और भी प्लैनेट पर आप पहुंच जाएंगे, मास आपका वही रहेगा, 36 kg ही रहेगा, है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, एक सवाल और करवाते हैं आपको, फिर इसके आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि अगर मून पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 kg है, तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। इफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 60 kg, देन व्हाट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, मैं देखिए इसीलिए इस तरह का सवाल मैं करवा रहा हूं आपको, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहां पर भी देखिए मैक्सिमम बच्चे हैं वो उत्तर क्या दे रहे हैं इसका 360, कोई दे रहा है अलग, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहां पर सही उत्तर दे रहे हैं। यहां पर जब बात करते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी। मास आपका दिया है, मास तो भाई साहब मून पे जो वही तो अर्थ पर भी होगा ना, अर्थ पर भी मास कितना होगा, अर्थ पर भी द्रव्यमान कितना होगा 60 kg ही होगा। अब आप अर्थ पर वेट निकालें तो कैसे निकाला, m इंटू जी, 60 है, जी मान लीजिए, जी यहां पर मान लो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहता है, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। 60 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। ठीक, 600 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन यहां पर कई बच्चे हैं जिन्होंने कि 360 न्यूटन दिया उत्तर, तो सोचो आप गलत है ना। बात समझ में आ गई, 360 न्यूटन वालों को समझ में आ गया कि गलत क्यों है आप। अगर हाँ यही अगर आपसे पूछा कि मून पर वेट कितना होता, अगर आपसे पूछ देता क्वेश्चन में अर्थ पर नहीं तो मून पर वेट कितना होगा, तो अगर ये पूछा रह जाता आपसे तो आप क्या कर देते, m इंटू जी बाई 6। m कितना है 60, g कितना है 10/6, तो आपका कट जाता, कितना हो जाता, मून पर इसका वेट कितना हो जाता 100 न्यूटन हो जाता। क्लियर है पॉइंट। इस तरह के सवाल श्रीमान बन सकते हैं आपसे पेपर में। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है पहले तो पूछिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कैन आई मूव? वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर जाकर, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, आप जाकर के पिछले लेक्चर को देखो, है ना।
अरे पिछले क्वेश्चन में क्या गलत बताया अमन, पहले इसका यार डाउट लेने दो, क्या गलत है अमन पिछले क्वेश्चन में, ये बताइए आप। खाली पिछला क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, क्या गलत है इसमें? 2 बार समझा दिया। इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिया है, आपका मास दिया है। मैंने आपको हमेशा बताया मास कभी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, वेट होता है ना। तो यहां पर आपसे मास है कितना, 60 केजी दिया, और आपसे उसका भार पूछ रहा है, भार यानी वेट पूछ रहा है ना। तो भार, मास तो वही रहेगा ना, जो मून पर मास है वही मास अर्थ पर भी होगा, अर्थ पर भी मास आपका 60 केजी ही होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। मास कितना है 60, जी का मान अर्थ पर कितना है 10, दिया हुआ आपका कितना हो गया 600 न्यूटन हो गया। हाँ, अगर आपसे यह पूछता कि अगर मून पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 केजी है तो उसका द्रव्यमान अर्थ पर कितना होगा, अगर उसका द्रव्यमान पूछता तो आपका 60 केजी ही रहता, लेकिन आपसे वेट पूछ रहा है ना। बात समझ में आ गया? और ये अमन भाई कहां है तुम, अब बताओ भाई कहां तुमको लग रहा है क्या गलत है इसमें? आपको अगर चीजें गलत पता है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो आपको पता है वही सही है। सिंपल सा यहां पर है कि अर्थ पर दिया है कितना 360 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान मून पर क्या होगा। तो मास हमने अर्थ पर निकाल लिया, इसका अर्थ पर इसका मास कितना आ गया 36 केजी आ गया। तो जो मास अर्थ पर होगा वही मास तो कहां पर होगा, मून पर भी होगा ना। अरे भाई 600 केजी कैसे होगा, आप ये क्यों नहीं 600 केजी कैसे होगा ये बताइए आप पहले। मास कभी चेंज होता है, 600 केजी कैसे होगा ये बताओ। 600 न्यूटन होगा ना, क्योंकि आपसे भार पूछ रहा है, भार का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। अब आ गई बात समझ में, देखो चलो वही है ना कि एक बार में समझ में नहीं आती है चीजें, अब समझ में आ गया, अब उसको ठीक है, अब गलत नहीं है उसके लिए। चलिए खैर, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कुछ पॉइंट आप लोग नोट में लिखें, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं ना, ये पॉइंट को एकदम याद रखना है आपने, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो पोल पर बढ़ा दिया घटा दी जाए, बढ़ा या घटा दी जाए तो पोल पर जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा। घूर्णन गति का मतलब क्या है समझो, ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर हम लोग बात करें अर्थ के, जो अपने एक्सिस पर जो अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। अर्थ जो अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घूर्णन गति बोलते हैं, है ना। तो जो अर्थ अगर जिस स्पीड से अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर उसे हम क्या कर लें, घूर्णन गति का मतलब होता है रोटेशनल मोशन, अगर उसके स्पीड को बढ़ा दें या उसके स्पीड को घटा दें, तो याद रखिएगा आपका उसके जी के, पोल पर जी के मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, पोल पर जो जी का मान है वही रहेगा। पहली बात समझ में आई, यानी अर्थ जो अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है, अगर उसकी स्पीड को क्या करिए आप बढ़ा दीजिए, या उसकी स्पीड को आप क्या करिए घटा दीजिए, रोटेशन की जो स्पीड है अगर उसको आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पोल पर जी के मान में कोई चेंज नहीं होता है।
इससे सवाल कैसे बनेगा वो मैं कराऊंगा, सवाल आपको कल कराऊंगा, इससे रिलेटेड सवाल कैसे सवाल बनते हैं आपके पेपर में, कई बार ऐसे यहां से सवाल पूछा गया है। ठीक है, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ देन देयर इज नो चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर। इंग्लिश में लिख लीजिएगा जिसको भी लिखना है, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ देन देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल। पोल पर कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, राम जी आपने पिछली क्लासेस देखी हैं या नहीं देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाकर के पहले पिछली क्लासेस देखिए, देन आपको समझ में आएगा व्हाट इज इक्वेटर एंड व्हाट इज पोल। जिन्होंने यही समस्याएं होती है ना, अगर मैं पिछली क्लासेस, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास को, ये बच्चे इन्हीं से क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पूरे डिटेल में बताया आपको कि यह है इक्वेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। बताओ हाँ या नहीं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये नॉर्थ पोल होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये साउथ पोल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप ये बताइए, इसको मैंने बताया है कि नहीं बताया है पिछले क्लासेस में? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप करंट लेक्चर में तभी आपको चीजें समझ में आएगा ना जब आप पुराने लेक्चर्स को देखोगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा सर, अगर मान लीजिए इक्वेट पोल पर तो आपने बता दिया कि पोल पर स्पीड बढ़ाने पर या घटाने पर जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन सर इक्वेटर पर क्या कहानी है? याद रखिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें तो इक्वेटर यानी जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है सर? इक्वेटर पर जी का मान घटता है है ना। तीसरा याद रखिएगा पॉइंट, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को 17 टाइम्स यानी 17 गुना बढ़ा दी जाए, 17 गुना बढ़ा दी जाए तो इक्वेटर पर जी का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कि पोल पर अगर पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड में बढ़े घटे तो पोल पर जी के मान में कोई चेंज नहीं। लेकिन इक्वेटर पर अगर पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो पोल पर जी का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, इक्वेटर पर जी का मान, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या करेगा, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर उसकी स्पीड को आप 17 गुना बढ़ा देंगे, जिस स्पीड से अभी रोटेट कर रहा है उसे अगर 17 गुना बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लास्ट में पूछेगा कृतिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये कैसे 17 टाइम्स होता है, ये आपके काम का चीज नहीं है। कारण इसका मत जानिए, कारण जानने के लिए आपको बहुत चीजें, वो 11th 12th का मामला है, वो आपसे नहीं पूछेगा। अब बस इस फैक्ट को मेमोराइज करिए, ठीक है ना। अगर ये मतलब जरूरी होता तो मैं जरूर आपको बताता कि 17 टाइम्स क्यों होता है, बट वो आपके काम का चीज नहीं है। ठीक है, तो बस आप इसे याद रखो। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, या फिर क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए अभी आ रहे आचल जी, जस्ट वेट, अभी आ रहे हैं। अभी मैंने ये पूरा फैक्ट खत्म नहीं किया। 10 गुना बढ़ाएंगे तो भी घटेगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। 8 गुना बढ़ाएंगे तो भी घटेगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दी जाए तो इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। और पांचवा याद रख लीजिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रोक दी जाए, यानी पृथ्वी अब रोटेट कर ही नहीं रहा है, यानी पृथ्वी की अगर घूर्णन गति शून्य हो जाए, अगर पृथ्वी अब रोटेट करना ही बंद कर दे, स्थिर हो गया, तो क्या होगा सर? तो याद रखिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रोक दी जाए तो इक्वेटर तथा पोल पर जी का मान इक्वल हो जाएगा। इक्वेटर तथा पोल पर जी का मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 18 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 17 टाइम्स के बाद आपका जी का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताएं। इक्वल का मतलब हिंदी, हे भगवान, इक्वल का भी हिंदी पता नहीं है जी, बताओ। इक्वल का हिंदी होता है बराबर। ठीक है, घूर्णन गति यानी स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन जिस स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करता है? रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर क्या करता है? घूमता है, उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन या घूर्णन गति। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बीच में मैं एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपको, हाँ ना, अभी एक क्वेश्चन और भी कराता हूं, करवा ही दूं क्या वो क्वेश्चन? क्योंकि ये तरह का, इस तरह का क्वेश्चन एक बार बना है पेपर में, तो वो क्वेश्चन करवा ही दूं। यहां तक पहले किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो भी 0 ही रहेगा रेनू। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा है पेपर में, इसलिए मैं सोच रहा हूं करवा दूं आपको। अगर पृथ्वी की त्रिज्या को 1/4 गुना कर दिया जाए तो अर्थ के सरफेस पर जी के मान में क्या चेंज होगा? मास को हमने चेंज नहीं किया है, मास वही, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है ना, उसको क्या कर दिया हमने? 1/4 कर दिया। तो कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पर, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है, उस पर जी के मान में क्या चेंज होगा? बताइए, ये एक क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल एक बार आपके पेपर में पूछा गया है। सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा या 1/16 टाइम्स होगा? बताओ। नॉर्मली जी इज इक्वल टू क्या होता है? GM अपॉन आर का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। अब देखो आर को क्या कर दिया हमने? 1/4 गुना, सॉरी 16 टाइम्स हो जाएगा, यस, 1/4 गुना कर दिया, 1/4 गुना कर दिया। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GM बाय 1/4 आर का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू GM अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि पहले का कितना गुना हो गया, 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। अगर यहां पर मान लीजिए 1/4 को मैंने 4 गुना कर दिया, क्वेश्चन देखिए 16 टाइम्स होगा, बिल्कुल आप लोग करेक्ट बता रहे हैं। अगर यहां पर मान लीजिए 1/4 की जगह 4 गुना कर दिया लिखा हो तो क्या हो जाएगा आपका, 1/16 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, कब 16 गुना होगा, कब 1/16 गुना हो, यहां तक क्लियर है? अरे हाँ या नहीं बताओ, सब लोग बताओ फटाफट। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखिए जी के मान में और कैसे कैसे चेंज होगा। अभी जी का मान अभी खत्म नहीं हुआ है। कह रहा है अगर पृथ्वी की त्रिज्या को 1/4 गुना कर दें तो अर्थ पर जी के मान में क्या चेंज होगा। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है सर, जी इंटू एम बटे आर का स्क्वायर। त्रिज्या क्या कर दे रहे हैं, 1/4 गुना, तो कर दिया 1/4 गुना, क्या हो गया, वो कितना आ गया, 16 इंटू जी एम बटे आर स्क्वायर आ गया। यानी कि पहले का जो था वो कितना गुना आ गया, 16 गुना आ गया। आ गया समझ में रोहित एंड अंकिता। 17 से कम होगा जायसवाल जी। देखिए 17 से 1 से लेकर 17 के बीच में होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो घटता रहेगा घटता रहेगा। जैसे 17 गुना हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। आ गया समझ। चलिए अब हम लोग देखिए एक सवाल बनता है यहां से कैसा, पेंडुलम वाला। हमारे क्लास में भी एक पेंडुलम है ना। तो पेंडुलम बाबा हाजिर होइए। त्रिज्या मीन्स रेडियस, है ना। अब हम लोग चलते हैं पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। ये नाम छोटा है, काम इसके बड़े बड़े हैं, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अब पेंडुलम की। देखो आप लोगों ने भी पेंडुलम देखा होगा, आपके घर में भी पेंडुलम क्लॉक लगा रहता होगा। ये जो रहता है ना ऐसे पेंडुलम, इस पेंडुलम जो रहता है ना इसको क्या बोलते हैं, इसका जो पेंडुलम का ये है इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं इसे, बॉब। जैसे मान लीजिए आप इन्हें एक रस्सी, आपने क्या करी, रस्सी ली, मतलब रस्सी में एक पत्थर आपने डाल दिया, पत्थर लगा दिया या एक बॉल लगा दिया, तो वो भी आपका एक पेंडुलम हो गया, ठीक है ना, पेंडुलम हो गया। अब उसको ऐसे ऐसे आप करेंगे। अरे तो 1/4 का स्क्वायर कितना, ये देखो मैंने इतना शॉर्ट में लिख दिया ना तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं है, मैं ना फिर से एक बार इसको कर देता हूँ, जिसको भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो आप बताइए। यहाँ पर कुछ बच्चों को ना ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना तो उनको दिक्कत हो गया है इससे। कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं। देखो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम बटे r/4 का स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी एम बटे r²/4, ये 4 सॉरी r²/16। अब आप ये बताइए 16 नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा ना, 16 इंटू जी एम अपॉन r²। तो पहले तो ये था ना, तो पहले का कितना गुना हुआ, 16 टाइम्स हुआ ना। आया समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। जैसे आपने कोई धागा लिया, उस धागे में आपने एक कोई बॉल, सरफेस का मतलब सतह होता है, एक बॉल अटैच कर दिया आपने, है ना। और उस धागे को आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या फिर मैं मान लो इसी में कोई बॉल अटैच कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो वो क्या, पेंडुलम की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो पेंडुलम है ध्यान से समझिए, पेंडुलम को जब आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को पहले समझिएगा। ये इधर जाएगा 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 और ये क्या कहां पहुंचेगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इसे कहते हैं अधिकतम बिंदु पर पहुंचेगा। ये इधर भी ये अपना एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। यहां पर मान लीजिए ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी ये भी इसका सेम एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे मान लीजिए आप झूला है ना, झूले पे झूलते हैं, नाव वाला झूला आप लोग मेला देखते होंगे, मेला में आप लोग नाव वाला झूला पे झूलते होंगे। नाव वाला झूला जब झूलता है देख, तो झूल के एकदम ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर इधर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो जो मैक्सिमम जिस ऊंचाई तक पहुंचता है ना,
उसमें क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ठीक है। और जो आपका बीच वाला, जब झूला बीच में स्थिर रहता है ना, तो वो क्या होता है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या फिर इसे क्या, माध्य स्थिति, या फिर इसे माध्य बिंदु कहते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे बहुत सवाल बनता है पेपर में। माध्य बिंदु कहते हैं इसे। और हम एक बार गए थे, पिछली बार झूला देखने गए थे, है ना, मतलब झूला कहते हैं, मेला देखने गए थे। स्टोरी बताते हैं। एक आजकल एक ना झूला चलता है जिसका नाम है रेंजर झूला। वो रेंजर नहीं, उसका नाम होना चाहिए डेंजर झूला, है ना। उस झूले में बैठे और जब बैठ के उतरे ना, लगा कि मौत को ना ऐसे टक से छू के वापस आए हैं, है ना, ऐसा झूला था, है ना। चढ़ने के बाद लग रहा था भगवान बस सब जिंदा वापस ले जाए। और मुझे क्या हुआ था एक्चुअली में, जैसे नहीं होता है ऐसे नाव टाइप का ही था, लेकिन वो थोड़ा बंद टाइप का था, उसमें हमको बिठा दिया, एकदम कोने पे बिठा दिया, है ना, क्योंकि जगह ही नहीं था, कोने पे बिठा दिया हमको। और वो झूला मतलब क्या था, एक बॉक्स तरह था, ऐसे जैसे नाव वाला है ना, उसको बंद कर दो, घुमा घुमा के ले जा रहा था, अचानक से पूरा ऐसे पलटा दे रहा था, है ना। हमको लगा कि भाई ये पहली बार और अंतिम बारी है। तो उसका नाम रेंजर झूला नहीं, डेंजर झूला होना चाहिए। चलो खैर, हम लोग चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये जो झूला है ना, ये जो मतलब पेंडुलम, अब हम लोग इस पे आते हैं। पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम देखिए, यहां से चला, यहां से ऐसे मान लीजिए चला, यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां आया, तो बोलेंगे कि ये पूरा एक चक्कर लगा लिया, पूरा एक चक्कर लगा लिया। ये मतलब कि यहां से ये यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तब कहेंगे क्या, एक चक्कर लगाया। मान लो अगर तुम नाव का झूला झूलने जाते हो और झूला वाला ऐसे आए, कहे कि चलो 4 चक्कर लग गया, मानोगे क्या, क्योंकि अभी 1 चक्कर लगाया भैया, 4 चक्कर कहां लगाए हैं, बोले कि 20 चक्कर लगाएंगे। तो यानी एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब यहां से यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां आए, तो इसको बोलेंगे क्या, एक चक्कर। और इस एक चक्कर को लगाने में इसको क्या कहेंगे, 1 ऑसिलेशन कहेंगे, एक दोलन कहेंगे कि पूर्ण किया इसने, है ना। और याद रखिएगा, हां ये टू एंड फ्रो मोशन है डेफिनेटली। और याद रखिएगा यहां पर जब एक चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगता है ना सर, उसको क्या बोलता है, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलता है, टाइम पीरियड या आवर्त काल। इसको पूरा लिख लीजिए ऐसे, टाइम पीरियड या आवर्त काल। और इस आवर्त काल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस आवर्त काल को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और याद रखिएगा कि यहां पर एल क्या है, एल है पेंडुलम, जो पेंडुलम है, पेंडुलम की लंबाई। अब क्लास वाले पेंडुलम की लंबाई नहीं है यहां पर, है ना, जो क्लास में एक पेंडुलम है उसका नहीं, यहां पर जो पेंडुलम है इसकी लंबाई है, ठीक है। और जी क्या है यहां पर, जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर आप देखो, जो पेंडुलम का, जो कोई भी पेंडुलम है, उसका आवर्त काल, उसका जो टाइम पीरियड है, वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर पेंडुलम का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। आप करके भी देखिएगा, एक छोटा वाला धागा लेना, उसमें कोई पत्थर ऐसे करके घुमाना, तो वो जल्दी जल्दी घूमेगा। वही एक बड़ा वाला धागा ले लेना, उसमें कोई पत्थर लटकाना, उसके बाद उसको घुमाना, वो देखना ज्यादा टाइम लेगा एक दोलन को कंप्लीट करने में। उसी को क्या बोलते हैं, दोलन गति, ठीक। क्योंकि लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आवर्त काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
और लेंथ घटाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात को समझिएगा कॉन्सेप्ट अभी। और जी जो टाइम पीरियड होता है वो जी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई? हां, इसी को दोलन गति कहते हैं बकायदा। यह कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया? पहले आप यह बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती। अब आप ये बताइए, आप ये करके देखिएगा, एक छोटा पत्थर लेके धागा सेम रखिएगा, धागे का लंबाई सेम रखिएगा, एक छोटा पत्थर लगाना, उसको घुमाना, एक बड़ा पत्थर लगाना, उसको घुमाना, दोनों सेम स्पीड से घूमेगा, दोलन करेगा, सेम ही उससे दोलन करेगा। आप ये बताओ यहां पर जो इसका टाइम पीरियड है उसका मान क्या, इस पेंडुलम का जो बॉब है, ये जो पत्थर या कुछ भी लटकाया हुआ है, क्या इसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है क्या इसका टाइम पीरियड? फॉर्मूले में देखिए कहीं पर m है क्या, इसका मास कहीं पर है क्या फॉर्मूले में? आप बताओ पहले। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है, 2π√L/g। यानी कि यहां पर आप छोटा पत्थर लगा दो, बड़ा पत्थर लगा दो, इतना बहुत बड़ा पत्थर लगा दो, 1000 टन का पत्थर लगा दो, उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या समझ में आया? कि पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल पेंडुलम के बॉब के, पेंडुलम का जो बॉब है, इसको बॉब ही बोलते हैं हिंदी में, पेंडुलम के बॉब के द्रव्यमान से, के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी उसके द्रव्यमान से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी आ रहे हैं छोटू जी, अभी एक एक कंडीशन, आप लोग चिंता मत करिए। अभी मैंने क्या बोला, छोटा जी है, काम बड़े बड़े हैं इसके, और कल जाकर के संभवतः हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कल जाकर के संभवतः टॉपिक को खत्म होइए। अभी एक एक कंडीशन देखेंगे हम लोग, चिंता मत करिएगा। पहले ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई? अब देखो, ठीक है, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, हां इसके ऊपर जो जी है उस पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, वेट पर डिपेंड करेगा, इसके मास पर नहीं लेकिन इसके वेट पर डिपेंड करेगा, इसके भार पर निर्भर करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग देखिए इसके बाद की बात करते हैं। अब यहां से एक सवाल और भी पूछा जाता है, ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तब हम लोग अभी आएंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। पहले आप इसे समझो, ये क्या है, ये है मीन पोजीशन है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर क्या है, मीन पोजीशन। आप अपने दिमाग में नाव वाला झूला रखिए, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। आप अपने दिमाग में नाव वाला झूला रखिए, नहीं अगर चढ़े हैं तो आगे कभी चढ़ जाइएगा, पता चलेगा फिर। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर इसे बाह्यतम बिंदु कहेंगे। ये भी सेम वही एक्सट्रीम पोजीशन है। या बाह्यतम बिंदु हिंदी में लिख लीजिएगा, बाह्यतम बिंदु। और यह है मीन पोजीशन, या जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। आप ये बताइए, जब यहां पर, यहां से चलता है चलता है चलता है, यहां पर आकर के झूला क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहां पर आकर के झूला क्या हो जाता है, रुक जाता है, फिर से वापस इधर आता है। यानी आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपका वेग होता है, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाता है, शून्य, जीरो होता है ना जी, शून्य होता है। या फिर मिनिमम लिख सकते हैं आप।
और देखिए जब हम लोग वेग की बात करते हैं, वेग बराबर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है क्या होता है, आपको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यानी कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका गतिज ऊर्जा जो है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगा। अब आप ये बताओ, यहां से अगर हम यहां से अगर इसका हम हाइट मेजर करें, हाइट, तो इस पोजीशन पर जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट पर रहेगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद ये मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा ना सर, यानी कि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो जहां पर आपका हाइट मैक्सिमम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। यानी कि क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं पेंडुलम की, किसी भी पेंडुलम में जो एक्सट्रीम पोजीशन है, बाह्यतम बिंदु है, वहां पर वेग शून्य, गतिज ऊर्जा शून्य, लेकिन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। मेरी बात को अभी ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात, मीन पोजीशन की बात करें तो यहां पर जब रहता है ना, तो यहां पर सबसे वेलोसिटी ज्यादा होता है। यहां पर जो वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि यहां पर वेग जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। वेग अधिकतम, और वेग अधिकतम होगा भाई साहब, तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा ना। यानी कि मीन पोजीशन पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिकतम, यानी माध्य बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये आपका मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होगा, क्योंकि यहां पर आपका हाइट जो है वो न्यूनतम हाइट पे होगा। अब आपसे सवाल क्या बनता है यहां से, और यहां से आपका सवाल बनेगा कि अब बताइए, अगर आप किसी पेंडुलम में मेन पोजीशन से अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाओगे सर, पहले आप इसको यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पहले ये बताइए, तब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। जितना पॉइंट यहां पर लिखा रहा है, 6 पॉइंट हो गया, 6 सवाल हो गया यहां पर। ये देखिए रिलेटिव ग्रेविटी से, रिलेटिव एक्सेलरेशन से बहुत कम सवाल बनते हैं, है ना। जैसा जैसा सवाल बन सकता था ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, है ना। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, ये जो मीन पोजीशन होता है ना, मीन पोजीशन पर आपका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यानी गतिज ऊर्जा जो होगा, वो भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, मास सेम रहेगा क्योंकि वही पेंडुलम है। तो यहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। यहां पर देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम। और यहां पर चूंकि हाइट जो है ना मिनिमम है, पेंडुलम सबसे न्यूनतम हाइट पर है, इसलिए यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और एक्सट्रीम पोजीशन पर चूंकि यहां पर आकर क्या हो जाएगा, पेंडुलम रुक जाएगा, फिर से यहां से वापस आने लगता है ना, इधर से इधर, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर चूंकि वेलोसिटी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका 0। और यहां पर हाइट मैक्सिमम है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपका मैक्सिमम है। अब देखिए यहां से आगे क्या सवाल बन सकता है, ध्यान से समझिए। आपसे पूछेगा, अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से किधर जाए, माध्य बिंदु से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो क्या क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, घटेगा। अरे हाँ या नहीं बताओ। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ेगा। वेग क्या होगा, घटेगा। और उसका लेकिन जो क्या कहते हैं, द्रव्यमान, पेंडुलम का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, है ना, रहने दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर इसका जस्ट उल्टा, 3 सवाल फिर से हो गया। देखो अब एक्सट्रीम पोजीशन से बाह्यतम बिंदु से किधर आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपका क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। तो ये 3 सवाल टोटल 6 सवाल ये हो गए। यहां से कैसे सवाल बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न हम लोग कल करेंगे। आज अब सवाल नहीं हो पाएगा क्योंकि समय अब हमारे पास नहीं बचा है। तो कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कल भी हमारा चलेगा छोटका जी यानी स्मॉल जी ही चलेगा कल भी, ठीक है। सर हो सके सर हो सके आप कंप्यूटर और क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं हुरान जी, मैं समझ नहीं रहा हूं आपकी बात को, आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। कल भी हमारा स्मॉल जी चलेगा। कल हमारा यहाँ पर जो स्मॉल जी है कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और फिर हम लोग परसों से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नहीं है लास्ट में, है ना, अब समय नहीं बचा ना, कल करवा देंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है, कल करवा देंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर तो मिलते हैं आपसे, है ना, कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।